देश को दी विकास की सौगातें। राज्य में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। हिंदी दिवस के अवसर पर आज देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जन्म प्रमाण पत्र ही होगा प्रमाणन का एकल दस्तावेज। 1 अक्टूबर से लागू होगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। नए नियमों के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। और नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत सरकार द्वारा 1 सितंबर से शुरू की गई साइक्लोथॉन यात्रा सिरसा पहुंची। जिला प्रशासन सहित लोगों ने यात्रा का किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना रिफाइनरी विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बीना से ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1800 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीना रिफाइनरी परियोजना इस क्षेत्र को औद्योगिक विकास को ऊर्जा देगी। एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन को मिटाकर ये लोग देश को फिर से गुलामी में धकेलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने हर सनातनी से सतर्क रहने का आह्वान किया। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का साधन ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु का काम करती है। चाइनीज और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार हिंदी को लोकप्रिय बनाने और सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। जन जन की भाषा और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आजादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हम हिंदी व्याख्यानमाला चलाते हैं। उस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दें, हिंदी में कितनी शुद्धता लाएं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उनका पूरा एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उस कार्यक्रम के तहत हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। हिंदी की लोकप्रियता देशी नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। हमारे यहाँ विदेशी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग उनका एक लेवल रहता है, स्तर रहता है। उस स्तर पर हम उनकी परीक्षा लेकर के प्रवेश परीक्षा लेकर उन्हें उनकी कक्षाएं निर्धारित करते हैं और उन कक्षाओं से के द्वारा हम उन्हें हिंदी का ज्ञान देते हैं और केवल हिंदी का ही ज्ञान नहीं देते हैं, भारत की संस्कृति, अध्यात्म, इन सब के बारे में उन्हें रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्र एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारी सारी भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें एक साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा रहा है। देश में राजभाषा में हुए कार्यों की समय समय पर समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था और उसे उत्तरदायित्व दिया गया था कि यह देश में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग, उसकी प्रगति, इसकी समीक्षा करे और रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई दी है। राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हिंदी हमारे जीवन का अभिन्न अंग और संचार का सशक्त एवं सहज माध्यम है। यह हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। आइए हम सब हिंदी को एक भाषा के रूप में और मजबूत करने का संकल्प लें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस पर की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि हिंदी भाषा ने सदैव देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारा परिचय, हमारा मान और गौरव है, जिसका सम्मान करना एवं गर्व के साथ इसे बोलना हमारा दायित्व है। हिंदी दिवस के अवसर पर फतेहाबाद जिले के स्कूलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले जाखनदादी गांव के राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित समारोह विद्यार्थियों के बीच अनेक प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिसमें उन्हें बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर रविंद्रपुरी ने बताया कि भारत सरकार की पहल के कारण चंद्रयान की प्लेट पर हिंदी में इसरो शब्द का लिखा जाना हिंदी को बढ़ावा देना है। अब चांद पर भी हिंदी की भाषा पहुंच चुकी है, जो देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है।
और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। हिंदी हमारी देश की एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया में अगर पहली 3 भाषाएं समझी जाएं तो उनमें इंडिया में जो हमारी भाषा, भारत की भाषा हिंदी है, ये सबसे ऊपर स्थान पे आती है। और अच्छी बात यह है कि अब चंद्रयान के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा का एक निशान वो हमारे चांद पे भी पहुंच गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा पूरी दुनिया भर में ऐसे ही फैलती रहे, फलती फूलती रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप अपने जो आपकी जो इमोशंस हैं, आपके संवेग हैं, उनकी अभिव्यक्ति आप बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि हिंदी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम से उनका मनोबल काफी बड़ा है। पूरा देश हिंदी के माध्यम से एक सूत्र में बंधा हुआ है तथा भारत की विभिन्नता में एकता झलकती है। साथ ही छात्रों ने विद्यार्थियों ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी संकल्प लिया। 14 सितंबर 1949 को आज ही के दिन हमारी राजभाषा के तौर पर मातृभाषा जो कि हिंदी है उसे चुना गया था। और यह बहुत ही गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदी जैसी मीठी भाषा हमारी मातृभाषा है। जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में हम उसे ये नहीं कहते कि ये केट है, ये माउस है या फ्लाइट, कुछ नहीं कहते हैं उससे, यही उनको अपनी हिंदी भाषा में बोलना शुरू करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हिंदी को आगे लेकर जाना चाहिए। मेन मकसद तो बस यही है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को आगे तक बढ़ाया जाए और जो इसका स्थान दूसरी भाषाएं ले रही हैं जल्दी ही इसका जो मतलब मेन स्थान है वो इसे दिलवाया जाए। हिंदी भाषा को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह बच्चे को बता सकते हैं कि हिंदी का क्या महत्व है, ये बताया गया है। तो आज में कविता पाठ में हम सबको प्रेरणा भी मिली है कि हमें चाहे कुछ हो जाए, माना कि दूसरी भाषाएं हमारी हिंदी को छोड़ना हमारे लिए मानो बड़े नाम की बात नहीं है। हमें हिंदी को साथ में लेकर चलना चाहिए। 1 अक्टूबर से अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक अनिवार्य नियम लागू होने वाला है, जिसके बाद दस्तावेज के वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल अहम होने वाला है। अब जन्म प्रमाण पत्र कई वाक्यों को प्रमाणित करने के लिए एकल दस्तावेज होगा। अब नए नियमों के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत इन नियमों के क्रियान्वयन पर अपडेट दिया गया है। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा ने आज सिरसा के नहराना गांव में प्रवेश किया। भाजपा नेता, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा व सुरेंद्र आर्य ने बताया कि नशा मुक्त हरियाणा के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज युवा नशा जैसी बुराइयों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसलिए उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। नशा मुक्त हरियाणा के लिए कि हमारे नौजवान युवा साथी जो एक रास्ता भटक गए, नशे की तरफ जा रहे हैं, ये नशा मुक्त हरियाणा के लिए बहुत बड़ी पहल की है। और ये पूरे डिस्ट्रिक्टों में घूमते हुए आज हमने सिरसा जिला में इनका स्वागतम किया है। और ये भी कल आज रैलनाबाद होगी, फिर ये डवाड़ी, रानिया, डवाड़ी, कालावाड़ी होते हुए 17 तारीख को सुबह हमारे सीएम साहब इसको हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल की है सीएम साहब ने कि मेरा हरियाणा नशा मुक्त हो और एक जागरूकता लाने के लिए नौजवान युवा साथियों में। तो मैं मेरे युवा नौजवान साथियों से भी यही अपील करता हूं कि जहां से भी साइकिल यात्रा निकल रही है इनका भारी स्वागतम करें। साइकिल यात्रा का सिरसा जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जिला वासियों की तरफ से। देश की युवा पीढ़ी नशे की तरफ जो जा रही थी उसको एक दिशा देने का काम यह यात्रा करेगी, इस चीज की हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि यहां से यह यात्रा एलनाबाद और डबवाली से होते हुए 17 तारीख को सिरसा पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री इस साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ना चाहिए। एलनाबाद,
डबवाली होते हुए 17 तारीख को सीएम साहब सिरसा से रवाना करेंगे इसको। और बेसिकली ये नशा मुक्ति के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नशे से दूर रहना है और इस तरह की कहीं साइकिल एक्सरसाइज या दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ के अपने आप को अपनी सेहत को ठीक रखें। वहीं यात्रा में भाग ले रहे छात्र छात्राओं और युवाओं ने कहा कि नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए यह सरकार की अच्छी मुहिम है। ड्रग फ्री हरियाणा को लेकर चलाई गई है। हमारा संदेश ये है कि हमारा हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा हो और इस मुहिम को लेकर हम पूरी हरियाणा का राउंड लगाएंगे, चक्कर करेंगे। लोगों के जागरूक करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा, और हमें खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि हम पहली बार आए हैं इस साइकिल यात्रा के लिए और अगली बार भी हमेशा मौका मिले तो हम दोबारा भाग लेना चाहेंगे। मेरा मोटो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नशे से दूर रखें व्यक्तियों को। जो भी विद्यार्थी है, जो भी आजकल बहुत नशा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको नशे से ज़्यादा दूर रखा जाए, तो इसीलिए हमने ये साइकिल यात्रा निकाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जल प्रबंधन के हर नागरिक की भागीदारी पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन जल महज 4% ही है। ऐसे में पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। इसके अलावा उन्होंने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवादों को समाप्त करने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। देश में बांध सुरक्षा कानून लाने के बाद देश के 6000 बांधों की वार्षिक ऑडिट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बांधों की सुरक्षा के मामले में देश दुनिया में प्रभावी भूमिका निभाएगा। आज पिछले एक साल में 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए। ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया। वर्ल्ड बैंक और विदेश के वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 800 से ज़्यादा देश विदेश के विशेषज्ञ, अकादमिक क्षेत्र के लोग और हितधारक भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री के विशेष स्वागत की तैयारी की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक प्रधानमंत्री के आगमन के बाद शुरू हुई। इस दौरान बैठक में आगामी कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से मंथन किया गया। चुनाव समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सभी नेता शामिल थे। भारत को स्पेन से आज पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविले में पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से सौंपे जाने के समारोह में भाग लिया। भारतीय वायुसेना के अनुसार विमान को औपचारिक रूप से एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इसे सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर बताया। Not only for Indian Air Force but for the whole country for two reasons. One, for the Air Force, it improves our tactical airlift capability by leaps and bounds. For the nation, it marks the beginning of a new era for Atmanirbhar Bharat, wherein, as you are aware,
after the first 16 aircraft roll out from this plant, the 17th aircraft onwards will be made in India. And for the Indian aviation industry, it's a big step, wherein we will be manufacturing the first military aircraft, transport aircraft within our country. भारत ने वायुसेना के एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों की खरीद के लिए अनुबंध किया है। अनुबंध संबंधी समझौते के अनुसार एयरबस सेविले में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से उड़ान भरने की स्थिति वाले 16 विमानों की आपूर्ति करेगा। शेष 40 विमानों का निर्माण और संयोजक एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम के बीच औद्योगिक सहभागिता के तहत भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा किया जाएगा। सभी C-295 विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक रडार वार्निंग और जैमर से सुसज्जित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी मंत्री व प्रशासकीय सचिवों की उपस्थिति में मोल भाव कर 14 परियोजनाओं की खरीद व कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों से जब से मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग का प्रभार संभाला है, तब से वे L1 और L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोल भाव कर कम करवाते हैं। आज जिन परियोजनाओं के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें भिवानी में चरखी दादरी रोड पर लगाए गए मल जल संशोधन संयंत्र के उपचारित पानी को हलुवास, प्रहलादगढ़, निमड़ीवाला, ढाणा नरसान, अजीतपुरा, गौरीपुर, ढाणा लडानपुर गांव के सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग की करीब 70 करोड़ रुपए की परियोजना, पुलिस लाइन करनाल में 3 मंजिले मकानों के निर्माण के लिए 29.91 करोड़ रुपए की, फरीदाबाद व गुरुग्राम में बिजली संप्रेषण लाइन बिछाने की 31.04 करोड़ रुपए की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 kV के 7 सब स्टेशन के निर्माण की 55.8 करोड़ रुपए की परियोजना तथा 110.52 करोड़ रुपए की सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की रतिया में नहरी पानी आधारित जल घर के निर्माण की 48.02 करोड़ रुपए की, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार चरण 2 के टैक्सी ट्रैक के साथ पानी निकासी व अन्य सिविल कार्यों के लोक निर्माण विभाग की 53.25 करोड़ रुपए की तथा अंबाला छावनी में वॉर मेमोरियल में लोक निर्माण विभाग की 147.33 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धूनक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। देश के वीर सपूतों की शहादत से जहां पूरा देश गमगीन है, वहीं लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है। एक संदेश में सीएम ने मुठभेड़ में शामिल पानीपत के मेजर आशीष धूनक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए आशीष वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी इस शहादत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। राष्ट्र की रक्षा में उनके योगदान और उनके इस उच्च बलिदान को देशवासी सदैव याद रखेंगे। इस कठिन समय में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए आयुष्मान भव अभियान के तहत कल रोहतक के सिविल अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य घर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। आयुष्मान भव एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। रोहतक में 2,40,000 पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं और बाकी बचे करीब 1 लाख लोगों को 31 दिसंबर तक यह कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तक जाए, नगर निगम तक हर लोगों को जाए। उसी बीच में सभी योजना का टारगेट दिया, चिकित्सा जांच कैंप लगाया जाए। चिकित्सा जांच कैंप लगाना और इससे आयुष्मान कार्ड बने। आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, 18 करोड़ परिवार का आप लगा लें तो 18 मतलब 5 परिवार के सदस्य हो तो 90 करोड़ लोगों के हाथ में आयुष्मान कार्ड, जिसका वो लाभ ले सके। और आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, 5 लाख। अगर परिवार के 5 सदस्य भी हैं
1 साल से लेके 99 साल तक उसका भी आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है, उसका लाभ वो ले सकते हैं। आप हरियाणा के अंदर भी 28 लाख परिवार, 28 लाख का मतलब 5, 1 करोड़ 40 लाख और हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 70 लाख। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इन मेलों में 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग करके बीमारियों का पता लगाया जाएगा और उनका मुफ्त उपचार भी किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान सेवा के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और रक्तदान व अंगदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहाँ पर भी वीकली एक हेल्थ मेला का आयोजन किया जाएगा। तीसरा जो इसके कंपोनेंट ये होगा, जो हमारी आरबीएससी की जो टीम है वो आंगनवाड़ी सेंटर प्लस स्कूल, उनमें जिनकी पॉपुलेशन 18 साल तक के बच्चे हैं उनका सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उस स्क्रीनिंग के दौरान जिनके भी कोई भी मेजर कोई हार्ट डिजीज निकलती है या कोई भी मेजर डिजीज निकलती है उसका ट्रीटमेंट आरबीएस की टीम के तहत फ्री में किया जाएगा। आयुष्मान भव की राष्ट्रीय स्तर पर देश की राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार हरियाणा राज्यपाल ने इस अभियान को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया। महेंद्रगढ़ के नारनौल में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस मौके पर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के तहत 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान स्वच्छता, अंगदान और रक्तदान पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके अलावा 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक साप्ताहिक आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा तथा अंगदान शपथ की ऑनलाइन प्रक्रिया बताने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गरीब व्यक्ति भी निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करवा सकेगा। जिले के लिए वो यह है कि कोई भी अगर कोई बेनिफिशियरी रह गया है जिसका आयुष्मान कार्ड ना बना हो, उसका हम बनवाएंगे। अगले 1 महीने के अंदर सभी आयुष्मान बेनिफिशरीज के कार्ड बनेंगे। इसके तहत हम आयुष्मान ज़िला भी अपना बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी की जो स्वास्थ्य जांच है वो भी निरोगी के तहत कराई जाएगी। साथ ही मेरा सबसे ये भी निवेदन है कि वो अंगदान भी करें। आज इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर मैंने खुद का भी अंगदान करने का जो है वो निर्णय लिया है और मेरा अनुरोध मेरे ज़िले के सभी वासियों से है। जिला चिकित्सा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने वाला महेंद्रगढ़ जिला पूरे हरियाणा में पहले पायदान पर है। जिन पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको भी शीघ्र ही कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान है या दूसरी जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 80% जितने भी थे टारगेट हमारा, उसमें 80% तक हम पहुंच गए हैं और इस जिले के आसपास भी कोई दूसरा जिला नहीं है। लेकिन अब हम दोबारा जो नए जो कार्ड जनरेट हुए हैं, जो आपने बताया कि 1.5 लाख से लेकर इसकी जो सीमा बढ़ा दी गई 3 लाख तक, तो अब उनका हम उसके लक्ष्य को अपना पूरा करेंगे। जैसे पहले भी एसीएस महोदय ने निर्देश दिए कि इसको हम इस कार्य को 15 नवंबर तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस समिति की तरफ से रक्तदान कैंप लगाया गया था और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए डेस्क स्थापित किया गया था। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से पानी प्रबंधन को लेकर कुरुक्षेत्र में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह केरमिच ने कॉन्क्लेव का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे बड़े आकार के जलाशय बनाकर जल का प्रबंधन किया जा रहा है। इससे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल और अन्य जिलों में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार होगा तथा डार्क जोन जैसी भयंकर समस्या से निजात भी मिलेगी। कार्यक्रम में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि पानी की कमी नहीं है, केवल पानी का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। बोर्ड की तरफ से कई गांवों में जलाशयों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि अन्य गांवों में जलाशय बनाने का कार्य प्रगति पर है। की बार जैसे फ्लड आया, उस फ्लड के पानी को किस तरह से हम आगे ले जाएं और इस क्षेत्र को फ्लड से कैसे बचाएं, ये हमारा एक टारगेट रहा पिछले 2 साल से, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली। लोगों को ये बताया जा सके ये जलाशय आपका जो पानी है, आपके क्षेत्र का जो पानी है, वो पानी की कमी नहीं है, आपके पास प्रबंधन की कमी है। ये बात हमने समझाने की कोशिश की। इस बबायन के, पीपली के और लाडवा के कुछ थाने स्तर के हमने कुछ सरपंचों को, प्रमुख लोगों को समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।